नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपनी मानव भूगोल पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 में प्राथमिक क्रिया के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, वे सभी बच्चे, वे सभी हितैषी गण जो चैनल को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद। इससे बहुत बच्चों को फ़ायदा भी मिल रहा है, काफ़ी बच्चों का, और मेरे जो जानकार हैं उनका मुझे इसमें रिपोर्ट भी आती रहती है, और वो बोलते भी हैं अपनी जो समस्याएं होते हैं उनके बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों कि आप लोग, चूंकि हमारा मुख्य उद्देश्य आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराना है, तो हम अपना कोर्स तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हम गत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र भी इसमें ले रहे हैं बोर्ड के, और उनको सॉल्व आउट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आपका हो सके और आप एक अच्छी तैयारी के साथ अपनी बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सकें। तो ये मुख्य उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हमने गत वीडियो के अंदर प्राथमिक क्रियाओं में भोजन संग्रह और आखेट के बारे में जाना था। आज हम इसी के आगे हमारी प्राथमिक क्रियाओं में अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत देखिए कि विश्व में पाई जाने वाली भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। ये हम सब जानते हैं कि कृषि कार्य को भौतिक स्थितियां यानी पर्वत, पठार, मैदान जो स्थितियां होती हैं, सामाजिक स्थितियां और आर्थिक दशाएं प्रभावित करती हैं, एवं इसी प्रकार या इसके इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां होती हैं जो कि निम्न है। तो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। पहली है हमारी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, इसमें दो भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। पहली है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है इसमें गहन निर्वाह कृषि। और इसके अंतर्गत हम अन्य जो बिंदु हैं तो उनमें कृषि के प्रकारों में हम देखते हैं रोपण कृषि, फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी कृषि के रूप में व उद्यान के रूप में जो कृषि की जाती है। और आगे हम जब देखेंगे तो इसमें कृषि करने वाले संगठन के आधार पर इसका विभाजन होता है, जिसमें दो भाग हैं, सहकारी और सामूहिक कृषि। मुख्य रूप से हमने आपको हाईलाइट किया है इन वीडियो में हम निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि व मिश्रित कृषि के बारे में जानेंगे। आगे हम देखते हैं निर्वाह कृषि। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, निर्वाह यानी मानव के द्वारा अपने निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है, यह उस पर आधारित होती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। यानी व्यक्ति के द्वारा जो उत्पादन, जो कृषि कार्य में जो उत्पादन किया जाता है, उसका संपूर्ण प्रयोग उसके द्वारा ही किया जाता है। इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसके अंदर देखिए, चूंकि आदिकालीन है बच्चों, तो इसमें हमें हमारे इसके नाम से विदित हो जाता है कि ये आदिम समय पर यानी उसकी स्थितियों पर ही आधारित होगी। तो इसकी मुख्य विशेषताओं के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि, या इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जब ये कृषि की जाती है तो इसको हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसे स्थानांतरित भी कहते हैं, अतः वनों को जलाकर, जहां पर वनस्पति होती है, वनस्पति को जला दिया जाता है और उसकी जो राख होती है वो मुख्य रूप से उर्वरक का कार्य करती है।
तो यानी वनों को या वनस्पति को जलाकर उससे उस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है और फिर उस पे कृषि की जाती है। और इसीलिए इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन यानी काटना, साफ करना, दहन यानी उसे जला देना। तो इसीलिए कहा जाता है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और इसमें जो औजारों का प्रयोग किया जाता है वो पुराने समय के आधार पर किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, कुदाली अथवा फावड़ी के द्वारा इसमें कृषि की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ समय तक एक ही भूमि पर हम जब कृषि कार्य करते हैं तो 3 से 5 वर्ष लगभग पश्चात जब मृदा का यानी मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होने को हो जाता है यानी कम हो जाता है, तो कृषक जो है वो नए क्षेत्रों को या नए वन क्षेत्रों को जला के कृषि के लिए भूमि तैयार करता है और कुछ समय बाद फिर से पुराने कृषि क्षेत्र पर ही कृषि कार्य करने आ जाता है, यानी स्थानांतरित होती रहती है। यानी एक एक कुछ समय तक 3 से 5 वर्ष तक एक भूमि पे की जाती है, फिर वापस जो पीछे उसने कृषि की है उसी भूमि पर लौटकर वो वापस से कृषि करता है। इस कृषि कार्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता जो है वो कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्र छोटा हो जाता है। झूम का चक्र यानी झूमिंग कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को ही झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। अतः जो चक्र होता है वो छोटा होता है, यानी 3 से 5 वर्ष जैसे समय लगा तो ये और कम हो जाता है, यानी 2 वर्ष के अंदर ही उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है। तो ये हम चित्र के द्वारा आपके सामने इसमें प्रस्तुत किया है। इसको आगे चलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हम पाएंगे इसके मुख्य क्षेत्रों में अफ्रीका, दक्षिणी व मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। आप देखिए नक्शे में ये आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं नक्शे के अंतर्गत, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है इन क्षेत्रों को। फिर आगे इसमें इनको भिन्न भिन्न नामों से हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि को। तो देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में इनको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसको लद्दाख कहा जाता है। श्रीलंका में चेना व ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब हम आ जाते हैं इसी के दूसरे प्रकार में गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि यानी कि निर्वाह के लिए ही ये कृषि है, लेकिन कम से कम यानी बहुत कम भूमि के भाग पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें देखिए इस प्रकार की कृषि मॉनसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है और इसके भी 2 प्रकार होते हैं गहन कृषि के भी बच्चों। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी जहां मुख्य फसल के रूप में चावल को बोया जाता है और इसमें अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्यों में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। देखो खेतों का आकार इसमें छोटा रहेगा, भूमि का गहन उपयोग होता है, वह यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व इसमें होता है। चूंकि ये निर्वाह कृषि है अतः इसमें मानव श्रम ही का उपयोग ज्यादा करते हैं, जैसे कि हम नीचे चित्र में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। तो इसमें चावल की फसल यानी इसको बोया जाता है इनकी पौध को और इस तरीके से मानव श्रम की इसमें ज्यादा आवश्यकता होती है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग इसमें किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, यानी भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। वह प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो गई यानी कृषकों की संख्या ज्यादा हो गई, तो प्रति जो कृषक है वो उत्पादन इसमें कम रहेगा। अब आगे हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रकार है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अभी हमने चावल पढ़ा था, अब है चावल रहित यानी चावल के अलावा जो है फसल गहन निर्वाह कृषि उस पर। तो हम देखते हैं मॉनसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच
जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं होता। यानी सभी स्थितियों में धान की फसल हो ये संभव नहीं है। अतः कुछ क्षेत्रों में धान रहित हम गहन कृषि करते हैं। इसमें देखिए उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया व उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ व सोरपम बोया जाता है। अब देखिए चावल के अलावा इनको बोया जाता है, इसीलिए इसे चावल रहित कहा गया है। भारत में ये फसल जो है, ये जो क्षेत्र है वो है सिंध गंगा का मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार व बाजरा मुख्य रूप से इसमें उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर जो विशेषताएं हैं वो है चावल प्रधान कृषि की है। अतः अंतर केवल इतना ही है कि इसमें सिंचाई की जाती है। आगे देखिए गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में हम देखते हैं तो इसमें देखिए जो मॉनसून एशिया के जो मॉनसून क्षेत्र हैं उनको हमने इसमें नक्शे पे यानी मानचित्र में हमने दर्शाया है। आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि बच्चों इसका जो जन्म है वो उपनिवेश काल के दौर में हुआ। वह इस दौर के अंतर्गत यूरोपीय लोगों ने रोपण कृषि की शुरुआत की जो एक वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यानी लाभ प्राप्त करने के लिए इसको इसमें उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला व अनानास की पौध लगाई। यानी जितने भी उपनिवेश थे यानी यूरोपीय देशों के जो उपनिवेश थे तो उन्होंने इन क्षेत्रों के अंतर्गत इनके बागान लगाए। जैसे चाय, कॉफी, कोको, रबड़ ये सब उन्हीं के द्वारा लाई गई और उन्हीं के द्वारा इनका रोपण किया गया। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें कृषि क्षेत्र का जो आकार है वो बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंधन व तकनीक के आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग इसमें किया जाता है। यानी उन्नत तरीके से की जाती है यहाँ कृषि। यह एक फसली कृषि है जिसमें हम देखते हैं कि एक आप देखिए इसमें जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। एक फसली कृषि यानी बच्चों एक बार में किसी एक फसल पर ही यानी एक जो कृषि है उसी पर ही फोकस किया जाता है। जैसे चाय के बागान होंगे, कॉफी के होंगे या रबड़ के जो बागान है तो किसी एक को ही संकेंद्रण यानी जो केंद्र है वो किसी एक फसल के ऊपर रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे उत्पादन प्राप्त किया जा सके। साथ ही इसमें श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में तथा यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान और बाजार एक सुचारू रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ताकि समय पर इनकी आपूर्ति बाजार में की जा सके। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से थे वो क्षेत्र। तो देखिए फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के पौध लगाई। इसमें फिर आगे ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका या लंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बाग व पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले के बाग विकसित किए थे। स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। यहीं पर ही आगे हम देखते हैं इंडोनेशिया में एक समय हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। इंडोनेशिया के अंतर्गत ये सभी रोपण कृषि के लिए वो अपना क्षेत्र उपयोग करते थे। इसी में आगे हम देखते हैं ब्राजील में कॉफी के जो बाग हैं जो आज वर्तमान समय में भी यूरोप काफी जो बाग हैं वो आज भी यूरोप वासियों के नियंत्रण में है और इन कॉफी के बागों को हम फेजेंडा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार एक नंबर के प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है। तो ब्राजील में कॉफी के बागों को हम फेजेंडा कहते हैं। वर्तमान में अधिकतर बागानों का जो स्वामित्व है वो उन्हीं देशों की सरकार अथवा वहां के लोकल या वहां के जो नागरिक हैं उनके नियंत्रण में ये हैं।
अब हम आ जाते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत यानी बहुत बड़े पैमाने पे, वाणिज्य यानी कमर्शलाइज्ड यानी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्रों पे कमर्शलाइज तरीके से बोई जाने वाली जो कृषि होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल जो है वो गेहूं है। इसके अलावा मक्का, जौ, राई व जई जैसी फसलें इसमें बोई जाती हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। वह खेत जोतने व काटने के सभी कार्य यानी कृषि करने संपूर्ण कृषि कार्य जो है वह यंत्रों के द्वारा ही संपादित किया जाता है। कारण है बच्चों कृषि क्षेत्र का बहुत विस्तृत हो जाना, अतः यहाँ पर संभव नहीं होता मानव श्रम, तो यंत्रों के द्वारा ही यहाँ कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि श्रमिकों की संख्या इसमें कम हो जाती है और चूंकि यंत्रों के द्वारा की जाती है, अतः प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें अधिक माना जाता है। प्रमुख क्षेत्र इसमें है, देखिए मानचित्र भी है आपके सामने। यूरेशिया के स्टेपीज, ज्यादातर बच्चों आप ध्यान में दीजिए ये घास मैदान है, तो जो क्योंकि ये काफी विस्तृत होते हैं अतः इन्हीं का उपयोग ये कृषि कार्यों में करते हैं। तो इसमें देखिए यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, ये सभी घास के मैदान हैं। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स व ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदान, ये सभी विस्तृत कृषि वाणिज्य कृषि के लिए जाने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मिश्रित कृषि के अंतर्गत। मिश्रित कृषि में देखिए बच्चों, इस कृषि की प्रमुख विशेषता इस प्रकार की कृषि जो है विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग व दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण जो अक्षांश वाले भाग हैं वहां पर ये कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि तो आपको ध्यान में होना चाहिए। इसकी विशेषता में हम देखते हैं मिश्रित कृषि में बच्चों पशुपालन और कृषि दोनों कार्य जो हैं वो साथ ही किए जाते हैं। अब इसकी विशेषताओं में हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत खेतों का आकार मध्यम होता है और साथ ही इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, रई, जई, मक्का व चारे की फसल व कंदमूल। चारे की फसल, इसमें वही फसलें ज्यादातर बोई जाती हैं जो चारे के रूप में उपयोग में ली जा सके। चारे की फसलें जो है मिश्रित कृषि का प्रमुख घटक है, क्योंकि बच्चों इसमें पशुपालन भी साथ में किया जाता है, अतः पशुओं के लिए उस चारे का उपयोग करते हैं इस कृषि के अंतर्गत। वह पशुओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको खाद के रूप में इस कृषि में उपयोग किया जाता है, अतः दोनों एक दूसरे पे आधारित मान सकते हैं हम इसके अंतर्गत। फसलों के साथ पशु मवेशी जैसे भेड़, सुअर व कुक्कर इसमें आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। सस्यावर्तन यानी जो आपकी जो रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन है, उसको हम सस्यावर्तन कहते हैं। वह अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता व योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ आज चूंकि बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन इनसे कई बार एक नंबर के प्रश्न निकल के आते हैं। वह नक्शे यानी मानचित्र भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हर एक चीज को इसमें ध्यान से देखिए और इनको याद कीजिए, चूंकि ये आपके एक शॉर्ट नोट के रूप में भी आपके पास सुरक्षित है, अतः आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको आसान रहेगा। इसी के आगे हम इसके अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट भाग को हम लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।